जनरली काफी दिनों से मैं जो स्लाइड तैयार करता हूँ लेक्चर के लिए, उसमें ये आयत मैं पहले रखता हूँ। इसकी वजह यह है कि इस आयत में अल्लाह ताला ने 1400 साल पहले ये आयत रहता हूँ, दो अक्सर में देखी होगी। सूरह हामी सजदा की सेकंड लास्ट आयत है 4153। सनूरिहिम, हम करीब उनको दिखाएंगे। Soon we will show them our sign ayatina fil afaqi wa fil anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. And within themselves, यानी universe and within themselves से मुराद ये कि आपकी बॉडी से दुनिया भर की चीजें जो कायनात में है वो, और the other thing is in within yourself, means what is in your body. So एक्चुअली अल्लाह ताला ने कहा है कि हम उनको दिखाएंगे। ये हक नहीं मानते कुरान को, तो ये हक उनके सामने आएगा जब ये स्टडी करेंगे कायनात की और खुद अपने ज़ात की। then they will know कि whatever Quran is saying is हक, means right, everything is in it is right. तो इसके अंदर दो चीज़ें हैं, यूनिवर्स की और नफ्स की, यानी ह्यूमन बॉडी। यहाँ पर अक्सर मैं आफाक की आयतें दिखाता हूँ जो अल्लाह ताला ने हमें लास्ट 1400 साल में स्टडी करने की वजह से सामने आई। हबल टेलीस्कोप के अलावा मुख्तलिफ डिफरेंट टेलीस्कोप से जो स्टडी हुआ लास्ट 200-300 ईयर्स में, तो सब आपको मालूम है। उनको मैंने लिखा है कि कितने मिलियन लाइट ईयर्स अवे जो है अब आप देख सकते हैं, और उस जमाने में तो ये नहीं था। तो इस तरह से ये आफाक की फक से जमा है आफाक, यानी यूनिवर्स की जमा यूनिवर्सल है, लेकिन यहाँ पर यूनिवर्स काफी है समझने की। और फिर अनफुसीम, उनके अपने नफ्स में क्या है। अब जाहिर उस जमाने में बहुत सी चीजें ऐसी आई कुरान में जो उनको उस वक्त जहन में क्लियर नहीं थी कि क्या है। और मैं उनकी उसकी एक मिसाल में आगे दूंगा आपको इंशाल्लाह। और उन्होंने जो ऑब्जर्व किया वो लिख दिया। अब साइंस से मालूम हुआ कि जो उन्होंने लिख दिया वो वाज़े तौर पे तो ठीक लग रहा है, लेकिन हकीकतन वो नहीं है जो कह रहे हैं। यानी तफसीरों में भी वो बात साइंस की इतनी क्लियर नहीं थी, तो इसलिए वो वैसे लिख दी गई। तो उनका कसूर नहीं है, क्योंकि इल्म जो है उस वक्त भी इतना फैला नहीं था। तो अभी हम उसकी एक मिसाल आपको देंगे। तो अब आज हम यूनिवर्स के बजाय विदिन दमसेल्फ, यानी विदिन आवर बॉडी, विदिन आवर नफ्स में क्या है उसकी तरफ इशारा करके हम आगे चलते हैं। तो ये थी वो आयत, मगर अक्सर आपको ये आयत में दिखाते हुए नजर आएंगी। लेकिन इसके बाद एक सूरह लुक़मान की एक आयत है, उसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वलाउ अन्ना मा फिल अर्दि मिन शजरतिन अक़लाम, यानी अक़लाम जमा है कलम की। तो ज़मीन में जितने दरख्त हैं अगर वो सब के सब कलम बन जाए और समंदर दवात बन जाए, यानी इंक, जिससे साथ मजीद समंदर रोशनाई मुहैया करें, तब भी अल्लाह की बातें लिखने से ख़त्म ना होंगी। बेशक अल्लाह ज़बरदस्त और हकीम है। And if whatever trees upon the earth were pens and the seal was ink, replenished by thereafter by 7 more seals, the words of Allah would not be exhausted. Indeed, Allah is exalted in might and wise. इसी तरह ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप की एक आयत सूरह अल-कहफ में है, कुल लौ, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहो कि अगर समंदर मेरे रब की बातें लिखने के लिए रोशनाई बन जाए तो वो खत्म हो जाए, मगर मेरे रब की बातें खत्म ना होंगी, बल्कि इतनी ही रोशनाई हम और ले आए तो भी वो किफायत ना करेगी, यानी काफी नहीं होगी। से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, if the sea were ink for writing the words of my Lord, the sea would be exhausted before the word of my Lord were exhausted, even if we brought the life of it as a supplement. ये दोनों आयतों से मुराद ये था कि अल्लाह की जो बातें उसके क्या है, उसको जरा सोचने की बात है। Allah's words means Allah's creative works and the manifestation of His power and wisdom. All the pens that can be made from the trees of the world and all the ink that can be provided by the ocean of the world, which are replenished by 7 more oceans, cannot perhaps help prepare a complete list of all the creation in the universe. Not the manifestation, Allah's power and wisdom and creative work, when it is impossible even to count all the things found on the earth only, how can one bring even to account all the creations found in this limitless universe? This is the point. का मतलब ये है कि अगर सिर्फ लिस्ट बनाए, यानी उस लिस्ट की जो आइटम्स हैं उनको एक्सप्लेन करने की तो बाद में बात में आएगी, लेकिन सिर्फ लिस्ट ही बना लें तो वही काफी नहीं होगी,
उस लिस्ट के लिए भी 7 समंदर और मजीद 7 समंदर की जो इंक है वो काफ़ी नहीं होगी, इट्स नॉट इनफ। सो ये बात थी, तो जहन में मेरे ये ख्याल आया कि एक मिसाल देता हूँ आपको। अगर आपसे कहें कोई कि आपके घर में जो मेजर अप्लायंसेज हैं उसकी एक लिस्ट बनाओ, तो आप कहेंगे कि 5, 10, 20 होगी। जैसे मिसाल के तौर पे कार होगी आपकी, या 2 कार होगी, लिख देंगे एक लिस्ट में नंबर 1, 2 ये होगा कि वॉशिंग मशीन होगी, या कंप्यूटर होगा, या टीवी होगी, या राइट। तो ये आप लिस्ट बना लेंगे, लेकिन इस लिस्ट में सिर्फ आपने नाम लिखे हैं कि इसमें क्या क्या आपके घर में है, और वो इलेक्ट्रॉनिक्स भी है होगी। तो जाहिर है इलेक्ट्रॉनिक हर ईच जो लेंगे आप, तो जो लिस्ट बनेगी उस लिस्ट में आप सिर्फ नाम बता रहे हैं कि कार है। अब जाहिर है आप कोई कहे कि कार के बारे में बताओ, तो एक इतनी बड़ी उसकी कहानी है कि उसके समझने के लिए कार के अंदर कितने कितने इंस्ट्रूमेंट है या उसके पुर्जे कितने हैं, वो उसकी एक लंबी लिस्ट हो जाएगी। वो इतनी लंबी लिस्ट होगी कि आप कहेंगे कि जो इसके समझ में नहीं आएगा वो उसके लिस्ट को ही गिनते बैठ जाएगा कि कितनी लंबी लिस्ट है, यानी उसके पार्ट्स की। तो इसी तरह आप रेफ्रिजरेटर को कोई समझना चाहेगा तो उसको जाहिर उसकी टेक्नोलॉजी समझना पड़ेगी कि कैसे वर्क करता है, क्या नहीं वर्क। तो हर एक अपना एक दुनिया रखता है, एक हर चीज अपने अंदर एक नॉलेज रखती है, जो एग्जॉस्ट हो गई है आजकल की कंप्यूटर साइंस ने उसको और भी बढ़ा दिया है। यानी नॉलेज जो होती है वो हम सिर्फ हम ही नहीं पढ़ते, सारी दुनिया पढ़ रही है और जमा भी हो रही है एक जगह पर। तो इस तरह से आप देखेंगे कि एक लिस्ट को अगर आप मुख्तसर सी स्मॉलेस्ट पार्ट की दुनिया की एक लिस्ट बनाएंगे वो भी काफ़ी नहीं होगी। मिसाल के तौर पर अगर समंदर है, समंदर तो आपको मालूम है 75% समंदर है जमीन पर। लेकिन अगर उसके अंदर आप लिखेंगे किस किस्म के मछलियाँ, किस किस्म के एनिमल्स उसमें रहते हैं, अब यकीन कीजिए उसकी लिस्ट इतनी लंबी है कि आप उस एहसास नहीं हो सकते। यानी उसके लिए भी वो उसकी समंदर की जो है वो भी काफ़ी नहीं। तो चाहिए जाए कि यूनिवर्स की चीज़ों की लिस्ट बनाई जाए। तो लिस्ट की मैं सिर्फ ये बताऊं कि टाइटल्स को समझ, टाइटल्स को कंप्लीट नहीं कर सकते, तो अंडर द टाइटल आप जो पढ़ेंगे वो कितनी एग्जॉस्टिव इल्म होगा वो। तो कहने का मतलब ये है कि ये लिमिटेड नॉलेज के लिए अल्लाह ताला ने ये बताया है कि अगर समंदर भी, 7 समंदर के बारे और भी आ जाए तो भी उनकी बातें, यानी अल्लाह की बातें काफ़ी नहीं होती, कवर नहीं कर सकते। आगे हम चलते हैं एक और आयत के बाद, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़ में ये फरमाया कि अल्लाह का नाम लेके पढ़ो, पढ़ो ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़, जमे हुए पैदा किया जमे हुए खून के लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। अब यहाँ पर जमे हुए लोथड़े को ट्रांसलेट कर दिया अलग से, हालांकि अभी मालूम हुआ कि उसके अंदर जमे हुए खून, यानी उसमें तो खून ही नहीं होता। वो तो जाहिर है उस वक्त उन्होंने ऑब्जर्व किया कि कुछ खून उस पर लगा हुआ था, तो समझ गए कि ये कंजील ब्लड है, तो उसको उन्होंने लिख दिया। तो जाहिर है अब मालूम हुआ कि वो उसमें ब्लड ही नहीं होता, वो तो कुछ और ही चीज़ है जिसे हम क्लिंच कहते हैं। इसके बाद में आपको मालूम हुआ कि इस मॉडर्न वर्ल्ड में उन्होंने तफसीर यानी मालूम किया, तो रीड इन द नेम ऑफ योर लॉर्ड हु क्रिएटेड मैन फ्रॉम क्लॉट ऑफ कंजील्ड ब्लड, ये उन्होंने लिख दिया था। रीड एंड योर लॉर्ड इज मोस्ट जनरस हु टॉट नॉलेज बाय द पेन टॉट मैन व्हाट ही डिड नॉट नो। तो ये बताने का मतलब ये है कि ट्रांसलेशन में कभी कभी वो गलती खा सकते हैं, इसलिए कि उन्होंने वही ऑब्जर्व किया। लेकिन आज मालूम हुआ कि कंजील ब्लड नहीं बल्कि इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज ओव्यूल जो होता है वो यूटेरस में उसमें जब लग जाता है तो उसको अरबी जबान में अलग कहते हैं। एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ विच इज समथिंग विच क्लिंज। तो मालूम हुआ कि वो जो क्लिंज हो जाता है यूटेरस में वो उसको कह रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने जो चीज़ बताई, खास लफ्ज इस्तेमाल किया, वो अब ज़्यादा मौजू है समझने के लिए जितना कि उस ज़माने में समझा जाता था। तो बहरहाल अब दूसरा एक और कुरान की एक आयत है, इन्ना खलक़नल इंसान मिन नुतफ़न अमशाज। अब यहाँ पर हमने इंसान को एक मखलूत कहते हैं, अमशाज यानी मिंगल्ड मिक्सचर को जिसे कहते हैं। हमने इंसान को एक मखलूत नुतफ़े से पैदा किया ताकि उसका इम्तिहान दें, और उस गरज के लिए हमने उसे सुनने और देखने वाला बनाया। अब ये इसकी तफसीर में मैं नहीं जाना चाहता, क्योंकि इसकी तफसीर ही पूरी 1 घंटे की हो जाएगी अगर आप तो सही समझना चाहें कि इसमें क्या कहा गया है। लेकिन हमने इसलिए इसको आपको दिखा रहे हैं कि इसके अंदर मखलूक नुकने से पैदा करने का जो वजह है वो क्या है कि उसका इम्तिहान दें। ये बॉटम लाइन ये है इसको समझना थोड़ा सा जरूरी था, तो मैंने सोचा कि आपको बताया जाए कि इसका मकसद क्या है। This ayah tells the man's real position in the world and the position the world for him. तो ये दोनों चीजें इस आयत में इसलिए इस तरह से आती हैं कि this world is neither a place of यानी ये दुनिया जो है neither a place of punishment है for him,
एज द मंक थिंक, यानी मंक का ख्याल ये है कि ये दुनिया मुसीबत की जगह है, यानी सदा मिलती है। नॉट ए प्लेस ऑफ रिवार्ड एज द बिलीवर ऑफ लॉ ऑफ ट्रांसमाइग्रेशन, जो लोग कहते हैं एक रूह दूसरे रूह में चले जाती है, जैसे यावा का नजरिया पेश करते हैं हिंदू लोग, जो कि अगर अच्छी रूह है तो वो अच्छे दर्जे में होगी, अगर बुरी है तो वो कुत्ता या बिल्ली बन जाएंगे। इस किस्म की उनकी थॉट्स हैं, ट्रांसमाइग्रेशन सोचते हैं वो। नॉट ए प्लेस ऑफ एंटरटेनमेंट एंड एंजॉयमेंट इज द मटेरियल थिंग, मटेरियल ये सोचते हैं कि ये दुनिया जो है वो बस क्या नाम है, एंटरटेनमेंट के लिए, एंजॉयमेंट के लिए। और जो मटेरियलिस्टिक, और जो 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 लोग वो नहीं सोचते, वो कहते हैं फॉलो ऑफ द डार्विन और मार्क्स, वो क्या कहते हैं, डार्विन का ख्याल ये है कि ये फील्ड बैटल फील्ड है, यानी यहाँ पर तगोदू है, जो ताकत वाला है वो जीत जाता है, जो कमजोर है वो हार जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ताकत वाला आएगा वो अपने आइंदा नस्ल को अपनी बढ़ाएगा, और जो रिप्रेस हो गया वो भूल जाएगा। तो इस तरह से उन्होंने अपने अपने ख्यालात, अपने अपने आइडियाज बना लिए हैं। तो ये हमने 3-4 आइडियाज बताए हैं कि अल्लाह ताला कहते हैं ये वजह से नहीं है, बल्कि फैक्ट ये है कि द प्लेस ऑफ टेस्ट एंड ट्रायल फॉर मैन, that which he regard as his age is in his age in this fact the time, जो एज दी गई है वो टाइम given him for the test, ये जितना टाइम दिया गया है ये इसका एग्जामिनेशन हॉल का टाइम है। Whatever power and capabilities he has been given in this world, the things that he has been placed under his control and authority, the various positions and capacities in which he functions, and the relationship that he enjoys with other fellows, all these are the tests, and this test continues till the last breath of his life. The result is not to be announced in this world. The result यहाँ पर नहीं बताया जाएगा, but in the hereafter when all his intentions and action will be assessed. तो ये है बॉटम लाइन इस आयत की, कि हमने जो इंसान को बनाया, हमने इंसान को मखलूक नुतफे से पैदा किया ताकि उसका इम्तिहान लें, और उस गरज के लिए हमने उसे सुनने और देखने वाला बनाया। ये मुख्तसर सी तफहीम है जो हमने इस आयत को सामने रखते हुए आपको बताई। अब हम जो हैं अच्छा हाँ, and his success या fail wholly depends on what he thought of himself while he functioned. If he regarded himself as the slave of one God and worked in the way approved by God with the accountability of the hereafter always in view, he will be successful in the end. ये इसका बॉटम लाइन है। तो अब देखिए हम अल्लाह ताला की इस आयत पर इन्ना खलकनल इंसान मिन नतफतन अमशाज का मतलब ये हुआ कि मिक्स स्पर्म से, यानी मियाँ और बीवी के मिलाप से जो स्पर्म आया और ओवल आया, उससे जो एक सेल बना, उससे इंसान की जिंदगी शुरू होती है, और यहाँ से वो लाइफ अपनी स्टार्ट करता है। लेकिन देखिए स्पर्म जो होता है वो एक कम्पैक्ट सेल होता है, इसीलिए आज के जो मजमून है उसका टॉपिक मैंने सेल रखा, दी सेल। सेल CELL सेल, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, इसकी हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री ये है कि कोई 400-500 साल पहले की बात है कि ग्रीक ऑर्थोडॉक्स से, या मुझे याद नहीं है, ये क्रिश्चियनों ने चर्च के साथ में एक ऊंची मुकाम पर एक कमरा बना रखा, और उस कमरे में ये चर्च के जो लीडर होते हैं यानी पादरी, वो जाके वहां पर इबादत करते थे। तो उसका नाम उन्होंने सेल रखा था। तो सेल वहां से स्टार्ट हुआ। लेकिन आजकल जो सेल है, आपको मालूम है, कैदी का जो कैदी जहाँ रहता है उसे भी सेल कहते हैं, और साइंसदान जो सेल कहते हैं वो इंसान के या जानवर के या प्लांट के जो खलिए जिसे उर्दू में कहते हैं उसको सेल कहते हैं, यानी यूनिट ऑफ द लाइफ। तो स्पर्म इज ए स्मॉल कम्पैक्ट सेल। अब इस सेल में आपको, जैसे मैंने बताया कि अगर लिस्ट बनाई जाए कि घर में क्या क्या चीजें हैं, इसी तरह हम आपको, आप जो स्लाइड आएंगी तो उसमें आपको सिर्फ मैं लिस्ट बताऊंगा कि उस लिस्ट में, इस सेल के लिस्ट में क्या क्या चीजें, तो आपको मालूम होगा कि इस जमाने में जो नॉलेज आई है वो किस तरह से अल्लाह ताला ने हमारे इल्म को बढ़ाया है। और इसीलिए जब ये फरमाया कि इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम, यानी पहले बताया कि आप अल्लाह का नाम लेके पढ़ें, फिर उसमें दूसरे में कहा इक़रा, इसलिए कहा कि और दूसरों का इल्म जो भी हासिल हो रहा है उसे भी पढ़ो। दोनों माने निकले, यानी ये नहीं कि सिर्फ आपने जो इक़रा बिस्मिल्लाह कह के जो पढ़ लिया और स्टडी की वो तो आपको है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अल्लाह का नाम नहीं लेते लेकिन स्टडी तो कर रहे हैं, तो आपका फर्ज है कि वो भी पढ़ें कि उन्होंने क्या क्या मालूम किया है, क्या वो हकीकत भी है या वो किसी गलत फहमी में मुब्तला है। तो इसलिए ये दोनों 2 बार इक़रा फरमाया गया। अब हम आते हैं थोड़ी सी
लिस्ट बताने के लिए आपको कि टिपिकल एग्जांपल जो ह्यूमन सेल का होता है उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, मेरे ख्याल 1000-2000 होंगी, लेकिन इस सेल में आपको एक गिनती के 15-20 नाम दिखाए गए हैं, जिसके अंदर मिसाल के तौर पे यहाँ पर ये इसका जो दीवार है इसको सेल प्लाज्मा प्लाज्मा की वॉल कहलाती है। फिर इसके अंदर जो है इस सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, इस न्यूक्लियस के अंदर क्या नाम है, वो होते हैं अपने क्रोमोसोम होते हैं। फिर ये यहाँ पर ये चीजें आप देख रहे हैं कि गोल मोल हैं, कुछ लंबी हैं, चौड़ी हैं, ये सब क्या है, तो हम थोड़ा सा आपको इसका नॉलेज के तौर पे बताते हैं। जर्नी इनटू लाइफ स्टार्ट्स फ्रॉम ए सिंगल सेल, यहाँ से शुरू होती है जिंदगी। Human life starts out as a single cell. This cell then gets fertilized by a sperm to become a zygote. उसको zygote कहते हैं जो हमल कायम होता है। Once the zygote implants itself into the urine wall, additional cell division take place. और over time, the single cell will become a ball of cells called a morula, जिसे शायद अलग कहते हैं. Then a blastula, then a gastrula. It is at this stage that neuralization takes place. This is the development of the neural tube and other nervous tissues. अब यहाँ सर in human around the 4-month mark, additional cell specialization take place. This involves the development of stronger heart, the replacement of a cartilage by bone in the skeleton, and the growth of the soft hair and skin. The final 3 months of pregnancy involve the fetus doubling in size and its internal organ change in order to prepare it for life outside of the mother's body. तो मिसाल के तौर पे एक सेल, एक स्लाइड में देखिए, ये 1 सेल था, ये 2 हो गया, फिर उसके बाद 3, 4 डबल होते गए, 1, 2, 4, 8, 16, इस तरह से ये बढ़ते बढ़ते इट यूजुअली टेक्स 9 months in humans from conception to बर्थ। आपने देखा कि अब इसके अंदर मैंने क्विकली आपको 9 महीने की एक स्लाइड में बता दिया, लेकिन इसमें मिलियंस ऑफ थिंग्स ऐसी हैं जिसको आप अगर पढ़ने बैठे हैं तो 5-6 साल भी लगेगा और इस एक स्लाइड को कंप्लीट नहीं कर सकते आप। और आपको हम थोड़ी सी और उसकी मिसाल देंगे। द फैसिनेटिंग वर्ल्ड ऑफ द सेल के लिए एक बड़ी अच्छी मिसाल है, वो ये खुद एक सिटी है। सेल जो है, सेल की जो दुनिया है, ये खुद एक सिटी है। उसकी एक मिसाल यूं है कि सेल जो मेम्ब्रेन होता है चारों तरफ से के जो घेरे हुए रखा है, यानी बलून को जैसे आप देखते हैं वो होता है, तो द गेटवे टू द सेल होता है वो। उसमें स्पेशल केमिकल ही जा सकते हैं, हर कोई नहीं जा सकता, ये भी बड़ी ये खास बात है। और उसमें जो केमिकल जाते हैं या एलिमेंट जाते हैं उनके लिए 1 वे भी होता है और बाई वे भी होता है, यानी 1 वे रास्ता भी है होता है इसके ऊपर और बाई वे भी रास्ते होते हैं उसके अंदर। तो गेटवे टू द सेल होता है, उसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। साइटोप्लाज्म जो होता है, सिटी स्ट्रीट समझ लीजिए, सिटी में जो स्ट्रीट्स होते हैं और साइटोप्लाज्म होते हैं, उसमें जो है वो काम जाने आने वाले जाने वालों के लिए। द ऑर्गेनेलीज होते हैं द फैक्ट्रीज एंड प्लांट्स ऑफ द सेल पावर जो होता है उसके लिए ये फैक्ट्रीज ऑर्गेनेलीज काम करते हैं। क्या करते हैं वो? इस सेल के लिए एनर्जी मुहैया करते हैं और कोई काम आ जाए तो फौरन पहुंच के उस काम को पूरा करते हैं। न्यूक्लियस इसके अंदर जो होता है वो एक्चुअली सेंटर ऑफ द पीस है। वो क्या कि न्यूक्लियस को सिटी गवर्नमेंट समझ लीजिए, यानी उस सिटी में जो काम होना पूरे शहर का काम होता है, उसकी यानी बताने के लिए कौन कहाँ जाएगा, क्या काम होगा, कब होगा, कैसे होगा, ये सारा काम जो है न्यूक्लियस में होता है। ना सिर्फ ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज न्यूक्लियस में होती है जो हम अभी आपको बताते हैं। इसके बाद इस एक पार्ट होता है राइबोसोम का। ये कंस्ट्रक्शन वर्कर्स होते हैं सेल के, और ये वो चीजें जो टूट फूट जाती हैं उनको बनाते हैं और इस तरह से सेल के अंदर जो बहुत जरूरी चीजें हैं वो रखते हैं और जो खराब चीजें उनको निकालते भी रहते हैं। तो ये मैंने एक जनरल बताया कि सेल के अंदर एक पूरा एक सिटी का एक काम हो रहा है। एवरी सेल इन अवर बॉडी इज ट्रूली एन अमेजिंग सिटी एंड देयर आर ट्रिलियंस ऑफ देम इन अस। मिलियन भी नहीं, बिलियन भी नहीं, ट्रिलियन। और अभी हम बताते हैं रफली कुछ जो ईच पार्ट ऑफ द सेल हैज एन इंपॉर्टेंट रोल एंड वर्क्स टुगेदर टू मेक श्योर एवरीथिंग रन्स स्मूथली। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये इनमें से जरा सा भी ट्रेसेस में भी कोई चीज खराब हो जाए तो आपकी तबीयत खराब हो जाती है। तो आप बताइए कि इस लिस्ट में से कौन सा वो चीज खराब होती होगी, ये भी एक आसान नहीं मालूम करना। फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन जो कि इसमें घेरा हुआ है, is the gatekeeper to the organelles as factories and power plants. Each component is critically important. By comparing the cell to a city, we can better understand the fascinating complexity and careful organization of this fundamental building block of life. अब उसको छोटे पैमाने पे मैंने दिखाने के लिए उसी सेल को बताया है आपको कि ये इसके अंदर जो है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, फिर ये सेल मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियस के बाद उसका भी उसकी भी एक दीवार होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सेल मेम्ब्रेन यहाँ पर है, ये पूरे आउट इन साइड को कंट्रोल करता है।
उसके अंदर न्यूक्लियस है और ये राइबोसोम है जो काम कर रहे हैं। अच्छा, सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर बोथ सेमी परमिएबल। इसका मतलब ये है कि कुछ चीजें उसमें जा सकती हैं, कुछ में नहीं आ जा सकती। मेड अप ऑफ लिपिड और बाइलेयर, यानी दो किस्म के बाइलेयर होते हैं जिसके अंदर वो काम करते हैं कि कौन सी खिड़की और गेट खुलना है, कौन सा नहीं खुलना है प्रोटीन इन द स्ट्रक्चर, उस वो प्रोटीन से बने होते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ बोथ मेम्ब्रेन्स इंक्लूड enclosing and protecting the various structure of the cell and regulating the passage of molecule. This is most important for them, कि उनको ये देखना होता है कि कौन सी चीज को इम्पोर्टेंट बाहर निकालना है, किसको नहीं निकालना है, किसको रोके रखना और कितना निकालना है क्वांटिटी वाइज, और फिर कितनी स्पीड से निकालना। ये कई फैक्टर्स के अंदर सब वर्क करते हैं द सेम टाइम। ये चीजें आपको सिर्फ बताने के लिए कि हमारे एक सेल में ये काम हो रहा है। लेट्स रिमेंबर दैट देयर आर ट्रिलियंस ऑफ लिटिल सिटीज दैट वर्क इनसाइड अस टू कीप अस गोइंग एवरी डे। बल्कि आप सोते भी रहते हैं तो भी काम होता रहता है। अब इसके अंदर जो सेल मेम्ब्रेन मैंने बताया जैसे घेरा हुआ है, सिर्फ एक मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको। एक किताब लिखी है किसी ने, और ये किताब जो है उसको इसलिए बताने की जरूरत आई कि ये स्ट्रक्चर जो इसने बताया है ये एक्चुअली पिक्चर है उसकी, जो सेल मेम्ब्रेन की, जो दो तरह से होते हैं। गेट बाहर होता है, गेट अंदर की तरफ होता है, और खोलता बंद होता है, जस्ट लाइक टू हैंड्स आर वर्किंग टुगेदर। तो सेल मेम्ब्रेन में ये किताब में 382 पेजेस की है, लेकिन कंटेंट में देखिए, सिर्फ कंटेंट बता रहा हूँ, कैसे लिस्ट बता रहा हूँ कि द रोल ऑफ मेम्ब्रेन इन सेल एंड ऑर्गेनिज्म पे एक चैप्टर है पूरा। फिर मॉलिक्यूल ऑर्गेनाइजेशन सेल के मेम्ब्रेन की, उसका अलग चैप्टर है। स्ट्रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन का अलग चैप्टर है। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑफ मेम्ब्रेन लिपिड्स, द शेप ऑफ मेम्ब्रेन एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशन, लिविंग मेम्ब्रेन, द फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ये सारी चीजें ना सिर्फ ये बल्कि 9 चैप्टर इसके होते हैं, और हर चैप्टर को न्यू समझ लीजिए एक एक हजार पेजेस का एक एक चैप्टर। इज जस्ट टू अंडरस्टैंड वन चैप्टर, स्टिल द नॉलेज इज नॉट कंप्लीट। जस्ट यू थिंक शायद इसके बाद दी एंड आ गया, दी एंड नहीं आता, बल्कि और कंटिन्यूअस रहता है। समरी ऑफ सेल मेम्ब्रेन में ये है कि सेल मेम्ब्रेन ऑफर्स अ सॉलिड फाउंडेशन फॉर अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। The book explored the composition and dynamic of cell membrane, discussing the molecule and biological diversity of its lipid protein component and how the combinatorial richness of both component explains the chemical, mechanical and self-renewing properties of cell membrane. इसमें इतना काम होता है कि इसी के अगर पूरा 4-5 साल पढ़े तो आदमी जो है एमडी जो पढ़ते हैं वो ये सारी चीजें मुख्तसर पढ़ते हैं, यानी इन डिटेल में पढ़ें तो फिर रिसर्च में चले जाएंगे, और रिसर्च में फिर वो 5-5-6-6 साल एक ही चैप्टर पे लगे रहते हैं। द बुक जो सेल मेम्ब्रेन है ये वैल्यूएबल सोर्स है एडवांस स्टडी के लिए। इसी तरह साइटोप्लाज्म, जैसे मैंने बताया, एक पार्ट है सेल का, ये स्प्रिंगर ने छापा है और बहुत अच्छी किताब है। और ये इसी स्प्रिंगर ने मेरी भी किताब छापी है अल्हम्दुलिल्लाह, और वो काफी दर्स से पहले 2001 की बात है। साइटोप्लाज्म जो है इसके अंदर देखिए कितने चैप्टर हैं। इंट्रोडक्शन है पहले तो, के टूल्स फॉर एग्जामिनिंग द साइटोप्लाज्म, फिर एनर्जी प्रोडक्शन, फिर मशीनरी ऑफ द साइटोप्लाज्म। ये अंदर जो आपको मलबा नजर आ रहा है देखने में, वो असल में बहुत डिटेल में इसके चैप्टर हैं। सेलुलर मशीनरी है, एक्शन कैसे, हाउ सेल मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट, यानी किस तरह से बनता है। एक जैसे आपको मालूम है हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलाओ तो क्या बनता है, पानी बनता है। तो वो हम इस दुनिया में भी अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिला दें एक बलून में तो क्या पानी बन जाएगा? नो, इट्स नीड्स सम स्पेशल टेक्निक, स्पेशल हीट, स्पेशल एब्जॉर्प्शन, स्पेशल apparatus, तब जाके आप बना सकते हैं, ऐसे नहीं बन सकता। इसी तरह पानी को अगर तोड़ना चाहे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को सेपरेट करना चाहे तो क्या एकदम से अलग हो जाएगा? नहीं, बल्कि उसको खास तरीके से स्पेशल एनर्जी देकर उसको तोड़ा जाता है। तो इसी तरह से ये जो है सेल मशीन का एक्शन जो होता है, सेल मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स जो होते हैं कैसे बनते हैं, उनके एक एक टॉपिक पे मैंने सिर्फ उसको आपको वो बताएं, टाइटल बताएं। अच्छा, ऑर्गेनेलीज जो है तो ये फैक्ट्रीज होते हैं और पावर प्लांट ऑफ सेल होते हैं। इनका काम इस कदर इंपॉर्टेंट होता है कि इसका एक ऑर्गेन प्लूरल है, एक ऑर्गेनली भी ले लें तो वो जो है समझ लीजिए कि एक दूसरे से हेल्प लेकर पूरे मशीन को साथ चलाते हैं। और इनका बहुत इंपॉर्टेंट काम ये है कि इसका मैंने सिर्फ आपको टाइटल के तौर पर, टेबल ऑफ कंटेंट 10 चैप्टर हैं इसके। अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल, द एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ ऑर्गेनेली, न्यूक्लियस उसमें होता है, एंडोप्लाज्मिक होता है, गोल्गी, ये टिपिकल नाम है जो आवाम में मशहूर नहीं है, लेकिन जो पढ़ते हैं उनको पता है कि इसमें इनके क्या हो रहा है। अच्छा, अब न्यूक्लियस क्या होता है कि इसको मैं बताने के लिए, न्यूक्लियस इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। द न्यूक्लियस ऑफ लिविंग सेल कंटेन्स द जेनेटिक मटेरियल, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस इन द सेल। इसके अंदर न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस के अंदर आपको अभी और डिटेल से बताऊंगा इंशाल्लाह कि ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियस जो लिखे हुए हैं नीचे 4 हिस्से, ये इसके अंदर
बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं, और इसके अंदर ही डीएनए जिसे आप सुनते होंगे वो आता है। लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर को बताने की इस वक्त इतनी सिर्फ जरूरत नहीं थी, सिर्फ ये मैंने इसलिए ये पिक्चर बताई है कि ये देखिए आउटर मेम्ब्रेन है ये जो बता रहे हैं, और फिर इसके बाद इनर इनर वो है क्या, इनर मेम्ब्रेन। ये सिर्फ इतने थिन होते हैं, उसके बावजूद इसके अंदर जो बीच में जो गैप है उसको कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि ये समझ लीजिए कि कंट्रोल कर रहा है आपके सेल की मशीनरी को इनडायरेक्टली, और लोगों को पता भी नहीं कि क्या हो रहा है पूरे उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर की वजह से। ये पूरी किताब है और बहुत बेहतरीन समझाया है उन्होंने। अच्छा, न्यूक्लियर जो जैसा मैंने बताया सेल के ऊपर मेम्ब्रेन होता है, इसी तरह न्यूक्लियस के अंदर भी मेम्ब्रेन होता है, और उसका जो ऑटो मेम्ब्रेन और जो नाम होता है उसका कवर्ड विद राइबोसोम। ये ट्रूली ये प्रोटीन होते हैं और मुख्तलिफ किस्म के प्रोटीन प्रोडक्ट बनाते हैं। तो ये मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, सिर्फ ये बताने के लिए कि ये प्रोटीन लेयर जो होती है सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ टू द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसको रोकना है, अगर किसी को अंदर आना है तो आने नहीं देता। डीएनए इज नॉर्मली फाउंड। अब ये डीएनए कहाँ होता है, ये इसकी तस्वीर से ली, ये सेल है, इस सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के आपको यहाँ पर जो दिखाया जा रहा है न्यूक्लियस की यहाँ पर 23 क्रोमोसोम घूम रहे होते हैं। 23 का मतलब ये कि जो डबल नजर आ रहा है एक्स की तरह, ये अलग अलग कर दें तो 46 है। तो ये 23 जो है क्यों है, इसलिए कि माँ से 23 बाप से 23 मिलकर 46 ऐसे एक्स की तरह से एक बीच में एक नुक्ते पर वो जुड़े हुए हैं। तो ये आपके हर सेल में है, और इसकी वजह से आप और हमारी जिंदगी जो है प्रोग्रेस होती रहती है। अच्छा, इसके अंदर एक छोटे सा पार्ट को देखें तो वो इसे आपको घूमते हुए जो नजर आ रहे हैं ये एक्चुअली डीएनए है। मैं उसको डिटेल से और थोड़ा सा बताऊंगा इंशाल्लाह। उसी की स्ट्रक्चर यहाँ पर बताई गई है। लेकिन यहाँ ईच ह्यूमन सेल हैज अराउंड 6 फीट ऑफ डीएनए। हम आपको कहते हैं डीएनए उसका है, जीन है वगैरह वगैरह। ये डीएनए देखिए 6 फीट का होता है, और सेल कितना छोटा है, उसके अंदर 6 फीट की चीज कैसे समाई हुई है। ये खुद एक स्टडी है, और इस स्टडी को करने के लिए यकीन कीजिए 1000 पेजेस की एक किताब है जो इस वक्त मेरी कार में रखी हुई है। अगर आप चाहें तो देख लें, वो 16 पौंड की एक किताब है सिर्फ ये समझने के लिए कि ह्यूमन डीएनए क्या करता है। Each cell in the human body contains DNA that is 6 feet long, has approximately 3 billion base pair. Base pair क्या है मैं अभी बताता हूँ। और contains 30 जीन। आपने जीन का तो बहुत नाम सुना होगा, लेकिन हम तो खैर जीन तो पहनते भी हैं, लेकिन यहाँ जीन जो है वो सेल की जीन की बात बता रहे हैं। तो let's say each human has around 10 trillion cell. This is actually a low ball estimate. This would mean that each person has about 60 trillion feet or 10 billion miles of DNA inside of them. कैन यू इमेजिन कि सिर्फ हम लिस्ट बता रहे हैं आपको, आपके अभी फंक्शन नहीं बता रहे हैं कि वो क्या करते हैं, किस तरह करते हैं, कहाँ से आते हैं, क्यों करते हैं, कब जिंदा होते हैं, कब मरते हैं, वो एक अलग ही दास्तां है। यहाँ पर हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि ये जो डीएनए की लंबाई चौड़ाई ये इतनी है। और अर्थ जो है जमीन से 93 मिलियन, सूरज से 93 मिलियन माइल दूर है। आप अंदाजा लगाइए कि 93 मिलियन क्या चीज है, जबकि 10 बिलियन माइल ऑफ डीएनए आपके खुद एक छोटे से सेल में समाया हुआ है, छोटा यानी उसका। अच्छा, अब जीनोम, ह्यूमन जीनोम एक बहुत बड़ी स्टडी है, और ये एक्चुअली 25 साल पहले स्टार्ट हुई थी, तकरीबन उससे भी ज्यादा पहले, तकरीबन 2005 या 2000 में कंप्लीट हो गई थी। और इसकी इसकी स्टोरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मजे की है। मेरा अगर बस चले तो मैं इसकी मूवी बनाऊंगा लेकिन लोगों को इंटरेस्ट जो होगा वही देख सकेंगे और इसमें ये समझ लीजिए कि ह्यूमन जीनोम क्या है। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसलिए ये मेरा बहुत पसंदीदा टॉपिक है। उसकी वजह ये है कि जब आप किसी को कहें कि बिरयानी बना दो या सालन बना दो कोई, तो आपको क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ती है? आपको 3 चीज़ों की जरूरत पड़ती है। एक तो चाहिए कुक, बनाने वाला है, बनाने वाला ना हो तो कौन पकाएगा, राइट। एक तो कुक चाहिए, दूसरा चाहिए इंग्रेडिएंट, क्या मैं इसमें क्या मसाले, धनिया, पुदीना जो जो डालना है वो एक लिस्ट हो गया आपके पास। और तीसरी चीज़ क्या चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है उसकी रेसिपी। अगर आप रेसिपी ना हो तो आप सही मायनों में वो चीज़ नहीं बना सकते, क्योंकि उसमें कितनी देर के बाद गर्म करना है, कितनी डालना है, कितने क्वांटिटी में, कितने टेम्परेचर पे, और कितना रखना है वगैरह वगैरह। तो ये 3 चीज़ें जो होती हैं हर एक किसी चीज़ को तैयार करने की होती हैं। इसी तरह इंसान के जिस्म में भी अल्लाह ताला ने ये 3 चीज़ों की जरूरत को पूरा करने के लिए जीनोम प्रोजेक्ट रखा है। ये जीनोम प्रोजेक्ट क्या करता है कि ये समझ लीजिए, एक बहुत प्यारी किताब पढ़ी थी कई साल पहले, उसका नाम था, उसने ह्यूमन जीनोम 23 चैप्टर्स। तो 23 चैप्टर्स ने क्यों कहा, इसलिए कि क्रोमोसोम जो अभी मैंने बताया वो 23 होते हैं। 23 कहाँ होते हैं, सेल के
न्यूक्लियस में होते हैं। और वो न्यूक्लियस के अंदर जो 23 क्रोमोसोम होते हैं वो क्या करते हैं, एक्चुअली वो रेसिपी है। वो ये बताते हैं कि किसको क्या करना है और वो कहाँ करना है और कब करना है, ये सारी चीजें होती है। मिसाल के तौर पर बहुत कई साल पहले एक साहब ने डीएनए के इस सेल के इस पोर्शन में जाके कुछ पोकिंग कर दी, यानी उन्होंने समझ रहे थे कि कुछ मैं कम सही काम करूंगा। तो वो क्रोमोसोम को उन्होंने जब टच किया और फिर उसको वो फ्राग का था, फ्राग जो थी वो उसको पैदा कर रहे बना रहे थे, लेट इट गो। जब वो बना तो मालूम हुआ कि उसकी आंखें जो है सर में निकली बजाय चेहरे पे निकली। तो इसको आप छेड़ नहीं सकते, अगर आपने छेड़ दिया मामूली सा भी इधर से उधर हो गए तो ऐसी की तैसी हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये कि रेसिपी जो है अगर आपको देखना है तो क्रोमोसोम में देखिए। मिसाल के तौर पर कोई आप कहते हैं कि उसके ब्राउन आइज है या ब्लू आइज है, ये किसने ऑर्डर दिया है, कहाँ से ऑर्डर आया कि ब्लू आइज बनना चाहिए, ये होते हैं क्रोमोसोम में। ये वहां पर किताब में रेसिपी लिखी हुई है कि अगर तुम ऐसा ऐसा करोगे तो ब्लू आइज बनेंगी और ऐसा ऐसा करोगे तो ब्राउन आइज। अभी हम इसकी मिसाल देते हैं आपको। ईच चैप्टर कंटेन्स 1000 स्टोरीज। अब ये जो किताब है इसके अंदर जो चैप्टर्स हैं 23, इसके अंदर हर चैप्टर में थाउजेंड स्टोरीज होते हैं, उसको कहते हैं जीन। ठीक है। अच्छा, ईच वर्ड कौन सी जबान में लिखा जाता है, वो सिर्फ बेसिस कहते हैं, ये केमिकल आ गया। अब आई फिर केमिस्ट्री की बात। केमिस्ट्री आपकी जात में इन एंड आउट हर जगह है। ये अलग बात है कि आप उससे जान नहीं छुड़ा सकते, इसलिए कि आप जो बोलते हैं वो भी केमिस्ट्री है, जो सुनते हैं वो भी केमिस्ट्री है, जो रहते हैं वो भी केमिस्ट्री, जो मरता है वो भी केमिस्ट्री है। हर चीज केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री के जाल में फंसा हुआ है। तो यहाँ पर 23 चैप्टर्स और जीन और बेसिस की मैंने बताया कि आपको ह्यूमन जीनोम का वो है, क्या नाम है, रेसिपी है। अब वो ये जो आप देख रहे हैं स्लाइड, ये 23 जो बने हुए हैं ये एक्चुअली वही क्रोमोसोम है। और इसके अंदर जो लास्ट में ये दो जो हैं ये सेक्स जीन कहलाते हैं। इससे मालूम होता है कि ये बच्चा जो है फीमेल होगा या मेल होगा। तो बहरहाल मैं यहाँ पर ये अभी इस टॉपिक को कई जगह पर मैंने समझाया है, यहाँ इसकी जरूरत नहीं है। मैं आपको सिर्फ ये बताने के लिए कि देखिए यहाँ से ये सेल है, सेल से न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम, क्रोमोसोम को अगर आप खोल खोल कर देखना चाहेंगे तो डीएनए यहाँ छुपा हुआ होता है। और ये डीएनए जो है ये एक खास किस्म के इस उर्दू में चक्री भी कह सकते हैं, इसको लपटा हुआ होता है। और खास तौर पर इसको इतना, इसकी नॉलेज आज के इतनी एडवांस है कि इसको पढ़ने के लिए भी आपको कई किताबें पढ़नी पड़ेंगी समझने के लिए कि किस तरह से ये काम कर रहा है। यानी इस क्रोमोसोम को लपेट के रखता है। फिर जब आप खोलते हैं तो इस पे जीन नजर आते हैं, और जीन जो नजर आते हैं वो क्या है, वो केमिस्ट्री है। देखिए केमिस्ट्री के मॉलिक्यूल, अभी हम इसको थोड़ी सी तफसील से बताएंगे। इन ह्यूमन द जीनोम कंसिस्ट ऑफ 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम लोकेटेड इन द सेल न्यूक्लियस। जीनोम कंटेन्स ऑल द इंफॉर्मेशन नीडेड फॉर इंडिविजुअल टू डेवलप एंड फंक्शन। वही को दोबारा जहन में रखने के लिए कि लोकेशन ऑफ डीएनए कहाँ है, सेल, न्यूक्लियस, क्रोमोसोम एंड डीएनए। व्हाट इज डीएनए? डीएनए इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। इसको हम डीएनए कहते हैं। डीऑक्सीजेड हो गया और न्यूक्लिक एन हो गया, एसिड का ए हो गया, तो हम डीएनए कहते हैं, लेकिन इसका नाम ये है। ठीक है साहब। इट कंपोज्ड ऑफ न्यूक्लियोटाइड दैट हैज 3 कंपोनेंट। अब इसके अंदर 3 केमिकल ऐसे होते हैं जो बड़े स्पेसिफिक मिले होते हैं। मैं आपको भी उसकी बताता हूँ कि किस तरह मिले। ये स्लाइड को मैं आगे बढ़ाता हूँ, ये स्लाइड समझने के लिए बेहतर होगी। अब देखिए, आप देखेंगे एडिनिन कहते हैं, ये केमिस्ट्री का केमिकल नाम है, और ये थाइमीन है इसका, ये केमिकल नाम है। इसी तरह से गुआनिन इसका नाम है, और साइटोसिन। ये 4 यार जो होते हैं ना, ये आपके जी में लगे हैं। अब ये किस तरह लगे हुए हैं, यहाँ पर ए आया या टी आया, यहाँ पर जी आया या सी आया, ये हमेशा एडिनिन टाइमिन के साथ ही कपल करेगा, मगर ये मिलता नहीं है, सिर्फ मैग्नेटिक की तरह होल्ड किया, इसको कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो रियल बॉन्डिंग नहीं होती, लेकिन जैसे आप मैग्नेटिस के जो होते हैं ना मैग्नेट, उसको लें तो आप देखेंगे एक दूसरे को खींच रहा है, राइट, और आपको कुछ नजर आता है बीच में? नहीं। क्या चीज खींच रही है? मैग्नेटिक फोर्स। तो दैट्स द फोर्स विच इज कीपिंग देम इन कांटेक्ट, दैट्स ऑल। इसीलिए जब ये फोर्स को कोई तोड़ने आता है तो आराम से ये टूट जाते हैं। अगर ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता तो बड़ी मुश्किल हो जाती। तो ये इतना बड़ा पार्ट प्ले कर रहा है कि ये पूरे जीन को इसने पकड़ा हुआ है, जो आपको जैसे मैंने बताया कि कितने मिलियंस जीन इसके अंदर है, सिर्फ एक जगह पर, सिर्फ इसकी वजह से। एडिनिन थायमिन, थायमिन एडिनिन, साइटिन गुआनिन, इस किस्म के जो कॉम्बिनेशन है आपको ये बड़े स्पेसिफिक होते हैं। इसकी मिसाल मैं देता हूँ, इसको बेस पेयर कहते हैं, क्योंकि ये बेसिक होते हैं, एसिडिक नहीं होते।
तो अब देखिए, इफ आई रीड द जीनोम, यानी सीक्वेंस को, ये सीक्वेंस जो मैंने बताया आपको यहाँ पर, एडिनिन, थायमिन, थायमिन, एडिनिन, साइटिन, गानिन, अगर ये इनको मैं पढ़ता जाऊं और एक सेकंड में एक वर्ड को 1 सेकंड में पढ़ूं और रोजाना 8 घंटे बोलूं, इफ आई रीड द जीनोम आउट सीक्वेंस ऑफ बेस पेयर to you at the rate of 1 word per second for 8 hours a day, it would take me a century. अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह की किस कदर ये। Each human cell has 6 feet of DNA, जैसे अभी आपको बताया. If you put all the DNA of your body end to end, it would reach from the earth to sun 93 miles and back over 600 times. That's long it is. So ये आप देखिए कि इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़, क्या अल्लाह ताला ने खोल के इनको दिया है। और आयतुल कुर्सी में बताया कि जब हम चाहते हैं इल्म देते हैं, तो ये अब इल्म दे रहा है अल्लाह ताला समझने के लिए कि कुरान हक है। डीएनए अमाउंट का कितना, अच्छा अमाउंट कितनी है आप देखें, यानी तोल ना जाए तो आपके लिए बड़े स्पेशल तराजू लेना पड़ेगा, क्योंकि 6 पिकोग्राम पर सेल, एक सेल में, पिको का मतलब ये हुआ 1 पिको किसे कहते हैं, आप देखिए 10 के ऊपर 12, नहीं 10 पावर लगाए, ट्रिलियंस हो गया। लुक एट द साइज ऑफ अ डीएनए एंड थिंक अबाउट द इनॉर्मिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन। कितनी छोटी चीज में कितनी बड़ी इंफॉर्मेशन रखी है, जिसका यानी मिसाल आपको कम से कम मेरी नजर में इसका और कोई नहीं है। अच्छा, थायमिन और टाइमिन की क्या होती है कि ये जो सीक्वेंस है ना, यानी ये कब कहाँ मिलेगा, कितना मिलेगा, उसकी बड़ी बेहतरीन मिसाल यूं समझ लीजिए। ऑर्डर जो होता है इसका, सीक्वेंस ऑफ दिस बेस डिटरमिन्स व्हाट बायोलॉजिकल इंस्ट्रक्शन आर कंटेन इन ए स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। अब आपको कैसे मालूम होगा कि कौन सी कॉम्बिनेशन से क्या होगा? मिसाल के तौर पर अगर फर्ज कर लीजिए सीक्वेंस है ATCGTT, ये क्या मतलब, वही एडिनिन थायमिन जो मैंने बताया ना आपको, मैं उसको शॉर्ट फॉर्म में ATCGT लिखते हैं, और ATC के अलावा और कोई पांचवा नहीं होता। तो माइट स्ट्रक, यानी फॉर एग्जांपल द सीक्वेंस ऑफ, जो अब मैंने ये सीक्वेंस बताया ATC, यानी ए के साथ यहाँ पर ए के साथ सी, ए के साथ टी, ए के साथ जी, अगर ये कॉम्बिनेशन हो तो एक मिसाल के तौर पर ATCGTT है, तो माइट इंस्ट्रक्ट, यानी वो रेसिपी बोलेगा कि आप इसकी ब्लू आइज बननी चाहिए, तो आइज को ब्लू बनेगी। लेकिन अगर ATCG के लास्ट TT के बजाय CT कर दें तो वो आइज उसकी ब्राउन बनेगी। तो ये ऑर्डर यहाँ से आता है। तो आपके जीन में जो लिखा हुआ है उससे आपकी ऑर्डरिंग जो होती है, रेसिपी जो होती है, यह होती है कि आपकी आंखें कैसी होंगी, रंग कैसा होगा, कद कैसी होंगी, ताकत होगी क्या नहीं, ये सारी चीजें जो है यहाँ पर अल्लाह ताला ने इस रेसिपी में रखी हुई हैं। तो बच्चा जब पैदा होता है तो ये अपने एक शाकले में पैदा होता है। कुरान ने फरमाया कि उसका एक शाकला है, जिसके माने में जरा तफसील से बाद में बात हो सकती है। Human genome is an instruction book that contains about 3 billion bases and about 20,000 genes on 23 pairs of chromosome. ये समरी हो गई। अब आइए थोड़े से और एक और थोड़ी सी बातें करें। How many chemical reaction occurs in human body per second? पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितने रिएक्शन हो रहे हैं? अब जैसे मैंने बताया आपको, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिला तो पानी बनता है, लेकिन यहाँ पर तो अमीनो एसिड बन रहे हैं, प्रोटीन बन रहे हैं, और ये छोटे मोटे मॉलिक्यूल नहीं होते। आपके जो शुगर को कंट्रोल करता है, जिसे आप क्या कहते हैं, हाँ जी, इंसुलिन, तो ये बनता है। तो उसकी एक बहुत लंबी, इसमें तस्वीर में लास्ट उसमें लेक्चर में दिखाया है कि किस तरह से वो चेन होती है और किस तरह से वो चेन को कंट्रोल करने वाला वो इंसुलिन को अगर इंसुलिन ना बने तो जाहिर बीमारी हो जाती है। तो वो इस तरह से ये केमिकल रिएक्शन जो होते हैं कैसे होते हैं, उनके बेसिस क्या है, वो ये है कि मेकिंग कॉपीज ऑफ डीएनए, मैन्युफैक्चरिंग न्यू ऑर्गेनेलीज, ट्रांसक्राइबिंग डीएनए इनटू आरएनए, या डीएनए से आरएनए बनता है, फिर आरएनए ट्रांसलेट करता प्रोटीन बनती है, फिर शुगर एंड फैट आर ब्रोकन डाउन इनटू यूजेबल, आप जो खाते हैं उसको तोड़ने के लिए, यूज करने के लिए जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है वो होता रहता है। हार्मफुल थिंग जो होती हैं, बैक्टीरियल टॉक्सिन जो आते हैं, उनको डिस्ट्रॉय करना और निकालना होता है। हार्मोन आ जाते हैं सिंथेसिस टू कम्युनिकेट टू अदर, से वो ये काम करना होता है। तो ये जो हाउ मेनी केमिकल रिएक्शन, दी ऑल केमिकल रिएक्शन आर गोइंग राइट अवे, राइट नाउ, एवरी सेकेंड इन योर बॉडी। अब देखिए, रफ एस्टिमेट 1 बिलियन केमिकल रिएक्शन पर सेल पर सेकेंड। जस्ट इमेजिन कीजिए। बल्कि मैं एक मिसाल देता हूँ, अक्सर अभी मुझे याद आई कि किसी ने कहा डिफाइन करो लम्हा किसे कहते हैं, व्हाट इज, एक आन, उर्दू में कहते हैं एक आन गुजर गई, एक यानी
एक आन का मतलब लोग सेकंड भी लेते हैं, मिली सेकंड भी लेते हैं, पता नहीं क्या क्या लेते हैं, लेकिन उसकी डेफिनेशन जो मेरे समझ में आया, जो बेहतरीन है, वो ये कि जब आपने सोचा कि आन क्या है, वो उस वक्त निकल चुका है। जिस वक्त आपने सोचा कि आन क्या है, वो उस वक्त निकल चुका था। आप समझ लीजिए कितनी तेज से। तो ये आन की डेफिनेशन है, ये बिलियन केमिकल रिएक्शन पर सेल पर सेकेंड हो रहा है। तो आप अंदाजा लगाइए कि क्या यानी अशर होता होगा। A current estimate of cell in body is 37.2 ट्रिलियन। एवरेज आदमी के हमारे आप में इतने होते हैं। ये अनफुसम या आप अल्लाह ताला दिखा रहे हैं आपके जिस्म में क्या है। और रिएक्शन क्या हो रहे हैं पर सेल पर सेकेंड 37 रेज टू द पावर 12, यानी 37 with 21 zero after it, 37,000 बिलियन बिलियन केमिकल रिएक्शन पर सेकेंड इन ह्यूमन बॉडी हो रहा है। और आप जो है फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, हर चीज जो है वो चल रही है। तो अब यहाँ पर एक समरी कर दी है हमने कि एक इंसान के अंदर 37 बिलियन सेल हैं, तो उसमें से एक सेल लीजिए, उस सेल के अंदर एक न्यूक्लियस को देखिए, उस न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम को देखिए, क्रोमोसोम के अंदर जीन को देखिए, जीन के अंदर फिर ये बेस पेयर बताएं। ये सारे कारोबार जो है अल्लाह ताला ने एक लिस्ट देकर आपको बता दी है। और ये जो हमने बताया बेस पेयर, ये इस किस्म के स्ट्रक्चर में होता है। इसको कहते हैं डीएनए स्ट्रक्चर। और दिस टू चेन जो कॉइल अराउंड होते हैं ईच अदर, जिसको कहते हैं डबल हेलिक्स। एक किताब भी है मेरे पास, अभी कार में पढ़ी है, डबल हेलिक्स पर। पूरी किताब के जो तस्वीरें हैं वो रिमार्केबल है, देखने के काबिल है और उसको समझने के काबिल है। और ये बेसिस को बताने के लिए इन्होंने बेस पेयर बताया है। ये केमिकल्स हैं चार, जो मैं कहता हूँ ये चार यार हैं जो हमेशा हर जगह रहते हैं। कभी आपको मौका मिले तो मेरी वो नज़म सुनिएगा जो मैंने क्रोमोसोम पे लिखी है। कहने का मतलब ये है, सूरह नहल में फरमाया, और वो बहुत सी चीजें पैदा करता है जिसका तुम्हें इल्म भी नहीं। जिसका इल्म है उसकी ये हालत, मा यखलुकु व यखलुकु मा ला तालमून, आज ही क्रिएट्स दैट विच यू डू नॉट यू नो। सुभान अल्लाह, सदक़ल्लाहुल अज़ीम।